विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन के कारण। विद्यार्थियों, जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ, वैसे वैसे राज्य के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि होती चली गई और उसके परिणामस्वरूप व्यवस्थापिका की शक्ति कार्य जो शक्तियाँ कार्य हैं उसमें भी वृद्धि हुई और उसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों और कार्यों में भी वृद्धि होती चली गई। लेकिन कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों में उतनी वृद्धि नहीं हुई, या हम कहें कि कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन हुआ। केसीवेयर जैसे विचारकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि निरपेक्ष रूप से व्यवस्थापिका की शक्तियों और कार्यों में वृद्धि हुई, लेकिन यदि हम कार्यपालिका से तुलना करें तो कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों का सभी क्षेत्रों में पतन हुआ है, कमी आई है। अब हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे, उन कारणों को पढ़ेंगे कि जिनके कारण व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है, उसकी भूमिका का पतन हुआ है, विशेष रूप से संस्थात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में। उनमें सबसे पहला कारण है व्यवस्थापिका के सदस्यों की प्रकृति में अंतर। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के समय से ही ये माना जाता था कि व्यवस्थापिका एक जनप्रतिनिधि संस्था है और इसके सदस्य इस रूप में ही चुनकर आते थे। यद्यपि सिद्धांत रूप में आज भी व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है और इसके सदस्य इसी रूप में चुनकर आते हैं। लेकिन आज व्यवस्थापिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हुए भी किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य जो व्यवस्थापिका का जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी न किसी दल का सदस्य बनना पड़ता है और उस दल के समर्थक मतदाता उसे चुनाव में विजयी बनाते हैं। और इस प्रकार से व्यवस्थापिका का जो सदस्य है वो जनप्रतिनिधि होते हुए भी आज किसी न किसी राजनीतिक दल का और उसके समर्थक मतदाताओं की जो भावनाएं होता है उसका प्रतिनिधि अधिक होता है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह जनप्रतिनिधि कम होता है। और इस प्रकार से आज व्यवस्थापिका के सदस्यों की प्रकृति में ये जो बड़ा अंतर आया है, जिसके कारण भी व्यवस्थापिका की भूमिका का में पतन हुआ है, उसकी शक्तियों में कमी आई है। दूसरा कारण है व्यवस्थापिका में दलीय अनुशासन। आज के समय में दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका के सदस्य संसद में किसी भी सार्वजनिक विषय या किसी भी सार्वजनिक मामले पर स्वतंत्रता से अपने विचार नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपने दल के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यवस्थापिका में प्रत्येक दल का एक दलीय सचेतक होता है और वह दलीय सचेतक ही ये तय करता है कि उसके सदस्य किस विषय पर क्या विचार प्रकट करेंगे या किस प्रकार क्या विचार रखेंगे। इस प्रकार सब व्यवस्थापिका के सभी सदस्य जो हैं वो दलीय निर्देशों की पालना करते हुए व्यवस्थापिका में किसी भी प्रस्ताव के
पक्ष में या विपक्ष में मतदान करते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका बहुमत दल के अधीन। व्यवस्थापिका अपने सभी निर्णय बहुमत के द्वारा लेती है। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है वही जो है व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है वह दलीय अनुशासन के आधार पर व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने दल के हित के लिए करता है, अपने दल के हित में करता है। और विशेष रूप से हम कह सकते हैं संसदात्मक व्यवस्था वाले देशों में, और इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। संसदात्मक व्यवस्था वाले देशों में सिद्धांत रूप में तो जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रहता है। लेकिन दलीय अनुशासन के कारण व्यवहार में व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका है वो दलीय बहुमत के कारण और दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने लगी है और व्यवहार में वह उसके ऊपर नियंत्रण, व्यवस्थापिका के ऊपर कार्यपालिका नियंत्रण रखती है। अगला है सरकारी विधेयकों की संख्या में वृद्धि। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है वह दल सरकार का निर्माण करता है और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है व्यवहार में केवल वे विधेयक ही पारित हो पाते हैं जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही साथ चूँकि आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के कारण राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण के कार्य में भी वृद्धि हुई है। आज कानूनों का निर्माण जो है वो तकनीकी प्रकृति का हो गया है और जो व्यवस्थापिका के जो साधारण सदस्य होते हैं वह कानून निर्माण जो है उनकी समझ से बाहर हो गया है और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि साधारण और यदि कोई साधारण विधेयक साधारण सदस्य के द्वारा प्रस्तुत भी किया जाता है, यदि कोई साधारण सदस्य के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत भी किया जाता है तो वो तभी पारित हो पाता है जबकि उसे कोई सरकारी समर्थन मिल होता है या सरकारी पक्ष उसका समर्थन करता है। साधारण सदस्य की तुलना में सरकारी पक्ष को कानून निर्माण में सरकारी जो विभाग होते हैं उनकी तकनीकी मदद मिल जाती है, आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि उनके पास बहुमत होता है इसलिए वो विधेयक को पारित कराने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि आज व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है सरकारी पक्ष सरकारी विधेयकों के रूप में करने लगा है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण का कार्य जो कि प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका का कार्य है वह कार्यपालिका ने अपने हाथों में ले लिया है। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए आज प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली को सभी देशों ने अपनाया है और इस प्रणाली में व्यवस्थापिका जो है वो स्वयं अपने विधायी अधिकारों को कार्यपालिका को सौंप देती है। यहाँ पर चूँकि आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के कारण राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम अभी पढ़ चुके हैं कि कानून निर्माण के कार्यों में भी वृद्धि हुई है और आज जो है कानून निर्माण का कार्य जो है बड़ा तकनीकी प्रकृति का हो गया है, बड़ा जटिल प्रकृति का हो गया है और विधायिका के सदस्य साधारण प्रकृति के विधायिका के सदस्य जो हैं वो साधारण बुद्धि के होते हैं, साधारण प्रकृति के होते हैं और वह जो है इन कानूनों की इस जटिलता
से अनभिज्ञ रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण का कार्य जो है उनकी समझ से बाहर हो गया है और उनको वो समझने में भी असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिक व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों की मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देती है और उनके संबंध में विस्तार से नियम विनियम और उपनियम बनाने का कार्य, उनके निर्माण का कार्य जो है संबंधित कार्यपालिका विभागों को सौंप देती है। कार्यपालिका विभाग के द्वारा जो भी नियम विनियम और उपनियम बनाए जाते हैं उनका महत्व और प्रभाव व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होता है। तो इस प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के कारण भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है और विधायिका की शक्तियों में कमी आई है, क्योंकि विधि निर्माण का कार्य स्वयं स्वेच्छा से विधायिका ने कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया है। अगला है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण में कमी। देखिए, राष्ट्रीय आय और व्यय का विवरण अर्थात बजट जो है वो कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। व्यवस्थापिका को ये अधिकार रहता है कि वो बजट को स्वीकार करे, अस्वीकार करे या उसमें संशोधन करे। चूँकि आज व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का दलीय बहुमत रहता है, दलीय अनुशासन रहता है, जिसके कारण विधायिका जो है वो बजट को उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में कार्यपालिका उसे पारित कराना चाहती है। और इस प्रकार से जो है अब बजट के ऊपर नियंत्रण में भी कार्यपालिका असमर्थ रह गई है, उसका बजट के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया। नेक्स्ट है मध्यावधि चुनावों का भय। संस्थात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के पास ये अधिकार रहता है कि यदि व्यवस्थापिका का बहुमत उसकी नीतियों का समर्थन नहीं करता है, व्यवस्थापिका हठधर्मिता की नीति को अपनाती है, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग करके मध्यावधि चुनाव करा सकती है। चूँकि सभी दलों के सांसद समय से पूर्व चुनावों से भय खाते हैं, वो समय से पूर्व चुनावों का सामना नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वह नए चुनावों की जगह जो कार्यपालिका होती है उनकी नीतियों का समर्थन करना अधिक पसंद करते हैं या उनका समर्थन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यावधि चुनावों के डर के कारण भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है और विधायिका की शक्तियों में कमी आई है। अगला है कार्यपालिका के कार्य एवं प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि। 19वीं सदी के समय 19वीं सदी में जो है लोकतांत्रिक राज्यों में ये अवधारणा काफ़ी प्रबल थी कि यदि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की गई तो वह निरंकुश हो जाएगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा का उदय हुआ, वैसे वैसे ये माना गया कि लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करते हुए कार्यपालिका की शक्तियों और कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। और यथार्थ रूप में भी ये स्वीकार किया गया कि शक्तिशाली कार्यपालिका ही समाज का जो बहुसंख्यक गरीब वर्ग है उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करने में अधिक समर्थ हो सकती है। और व्यवहार में भी शक्तिशाली आधुनिक वर्तमान समय में शक्तिशाली कार्यपालिका के द्वारा ही जो समाज के बहुसंख्यक गरीब वर्ग हैं उनके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो है
विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उनका संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 20वीं सदी जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक और 20वीं सदी जो है वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय हलचल की सदी रही है और इसमें जो है एक और सभी राज्यों के बीच आपसी संबंधों का विस्तार हो रहा है। सभी राज्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ सभी राज्य जो हैं एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो रहा है, साथ ही साथ उनके बीच विरोध और तनाव और संघर्ष भी मौजूद रहे हैं। और ये स्थिति जो है, इस स्थिति में जो है या इस विरोध तनाव संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा जो है और विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है जिसके कारण जो है तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत होती है और इस दृष्टि से जो है कार्यपालिका का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में यदि कार्यपालिका शक्तिशाली होगी तो वो तुरंत और शीघ्र निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके कारण भी जो है साथ ही साथ जनता भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और वृद्धि के नाम पर राष्ट्राध्यक्षों का समर्थन करती है, उनको सहयोग प्रदान करने लगी है, जिसके कारण भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का एक कारण और है कि आज के समय में संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। आज जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अपनी नीतियों के समर्थन में सीधे संचार माध्यमों से जनता से अपील कर सकता है। आज राष्ट्राध्यक्ष जो है वो समाचार पत्र, पत्रकार सम्मेलन, टेलीविज़न इत्यादि के माध्यम से अपनी नीतियों के समर्थन में जो है जनमत को सीधे प्रभावित करने में समर्थ है। और यदि जनमत कार्यपालिका के साथ होता है तो व्यवस्थापिका को जो है कार्यपालिका का समर्थन करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन कारणों से व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। लेकिन इसका स्वरूप में हम ये कह सकते हैं कि भले ही आज कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई हो और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई हो, लेकिन कार्य व्यवस्थापिका जो है वो आज भी जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है। लोकतंत्र के संचालन में उसकी अहम भूमिका है। वह लोकतंत्र की सजग प्रहरी के रूप में काम कर रही है। आज भी वह कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करती है, उसके दोषों को जनमत के सामने लाने में समर्थ है या लाने का काम करती है। और जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज भी जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियाँ और उनके जो योजनाएं हैं उनको औचित्यपूर्णता दिलाने के लिए व्यवस्थापिका के सदस्यों के सहयोग और समर्थन की अति आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका आज भी निर्विवाद रूप से एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है।